क्या आपने कभी सुना है लिविंग स्पिरिट के बारे में? लिविंग स्पिरिट मतलब आप जिंदा तो हैं, पर फिर भी आपका भूत कहीं और घूम रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानी और किताबें। नाम है निशा। एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवल काफ्का ऑन द शोर का नेक्स्ट पार्ट। नॉवल जिसे लिखा है हारुकी मुराकामी ने 2002 में लिखी गई ये नॉवल एक मैजिकल रियलिज्म। बात की गई है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। पिछले पार्ट में हमने जाना कि एक 15 साल का लड़का काफ्का तमुरा जो अपना घर छोड़कर चला गया है शिकोकू, जो कि टोक्यो के वेस्ट में है, जहाँ उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है। वहीं शिकोकू के एक शहर टाकामात्सु में है एक लाइब्रेरी, द कम्यूराज मेमोरियल लाइब्रेरी। वो वहां पहुंच गया है। टाकामात्सु और शिकोकू, ये दो नाम आप याद रखना, आगे काम आने वाले हैं। उसके पिता का मिस्टीरियसली मर्डर हो चुका है। उन्होंने की थी एक प्रोफेसी कि काफ्का बड़े होकर उनका मर्डर करेगा और उसके बाद अपनी माँ और अपनी बहन के साथ सोएगा। ये जो उसके लिए एक बहुत बड़ा कर्ज है, इस कर्ज को वो एस्केप करना चाहता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर आ गया है। पर उसके पिता का तो मर्डर हो चुका है। क्या उसके पिता ने जो की थी प्रोफेसी, उसकी बाकी दो बातें भी सच हो जाएंगी? काफ्का ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत डर चुका है। उसके पिता की हत्या हो चुकी है, नहीं जानता किसने और कैसे वो हत्या की। पर जिस रात को उसके पिता की हत्या की, वो उस रात को अनकॉन्शियस हुआ था और उसकी टी शर्ट पर बहुत सारा खून भी लग गया था। नहीं पता था कैसे। काफ्का को लगता है कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है। सपने में उसकी आत्मा उसके पिता के घर गई और वहां किसी और की बॉडी में एंटर करके उसने अपने पिता की हत्या कर दी। पर ये तो कोई थ्योरी नहीं है ना, पुलिस तो इस बात को कभी नहीं मानेगी। इसलिए वो चाहे तो पुलिस के पास जा सकता है, जो कि उसे ढूंढ रही है। पर काफ्का पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। उसे अपने पिता का कुछ नहीं चाहिए और वो वापस नहीं जाना चाहता, अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहता, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। वो अभी कुछ ढूंढने आया है। उसकी जिंदगी का कोई मकसद है जो पूरा नहीं हुआ है। काफ्का को सपोर्ट कर रहा है ओशिमा, जो कि कॉम्यूरस लाइब्रेरी में ही है, और काफ्का जो अब लाइब्रेरी में ओशिमा का असिस्टेंट बन चुका है, वही है मिस सेकी, जिनकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड होता है। मिस सेकी की कहानी तो हम सुन ही चुके हैं कि वो किसी को प्यार करती थी और उस लड़के को उसके कॉलेज में मार दिया गया था। उसके बाद से मिस सेकी की जिंदगी में खुशियां खत्म हो चुकी थी, उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया था। ये जो कम्यूरस मेमोरियल लाइब्रेरी है, ये उसी बॉयफ्रेंड का घर है जिसमें वो कमरा जिसमें मिसेकी का बॉयफ्रेंड रहता था, वही कमरा काफ्का को दिया गया है, जिसमें एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है एक लड़के की जो कुर्सी पर बैठा है और पीछे है सी बीच यानी कि शोर। काफ्का को लगता है कि यही है मिसेकी का बॉयफ्रेंड। उस दिन पहली ही रात जब काफ्का उस कमरे में सोया तो उसे याद है कि उसने कर्टन्स बंद किए थे। रात के 3 बज रहे थे। काफ्का की नींद खुली थी तो सामने रखी कुर्सी पर उसने देखा था एक 15-16 साल की लड़की बैठी हुई है। वो लड़की जो बहुत खूबसूरत है। उसने अपने चिन के नीचे अपना हाथ रखा हुआ है और लगातार खिड़की के बाहर देख रही है। पर्दे खुल चुके थे। उसके बाद उस लड़की ने एंगल शिफ्ट किया और काफ्का की तरफ देखा, पर उसके लिए जैसे काफ्का वहां पर था ही नहीं। ना जाने वो कहाँ देख रही थी। बस काफ्का को उस लड़की से प्यार जरूर हो गया था। वो हिला नहीं था, कुछ बोला नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उठी थी और बंद दरवाजे में से ही बाहर चली गई थी। क्या वो भूत था? किसका भूत? काफ्का को ओशिमा ने बताया था कि मिस सेकी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाना लिखा था, काफ्का ऑन द शोर, जो उन्होंने लिखा तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए था, पर किसी रिकॉर्ड कंपनी के मालिक ने सुन लिया था और उसके बाद वो गाना रेडियो पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और उन्हें बहुत ज्यादा रॉयल्टी भी मिली थी उस गाने के लिए। पर अब मिस सेकी उस गाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओशिमा से काफ्का ने वो गाना मांगा था, उसका रिकॉर्ड।
उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर ढूंढा था। ओशिमा की माँ के पास उस गाने का रिकॉर्ड मिल गया था और मिस सेकी के जाने के बाद जब काफका ने वो गाना सुना था तो वो उस गाने को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था। और उस सीडी के कवर पर जो फोटो थी मिस सेकी की जब वो 18 साल की थी, काफका देख पा रहा था कि कल रात को लड़की काफका के कमरे में आई थी वो मिस सेकी का ही यंगर वर्जन, जब वो 15-16 साल की होंगी। शायद उन्होंने इसी कमरे में बैठकर वो गाना लिखा होगा। जब काफका उस कुर्सी पर बैठा था और उसने सामने देखा था तो वो समझ पाया था कि वो लड़की काफका की तरफ नहीं देख रही थी बल्कि उस पेंटिंग की तरफ देख रही थी, अपने प्यार की तरफ देख रही थी। काफका ने सुना था उस गाने को बार बार, बहुत स्पेशल नहीं था पर अगर आप बार बार सुनोगे तो जैसे आपके दिल को छू जाता था वो गाना। उस गाने में काफका के साथ हुआ बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया था और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो समझ नहीं आ रही थी। किसी एंट्रेंस स्टोन की बात थी, एंट्रेंस को गार्ड करने वाले सोल्जर्स की बात थी, सोल्स की बात थी जो अभी काफका को नहीं समझ आ रही थी। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि उसे उस 15 साल की मिस सेकी से प्यार हो गया है। जो आज की मिस सेकी है उसके अंदर वो 15 साल की मिस सेकी अभी भी कहीं छुपी हुई बैठी है, जो बाहर नहीं आ पा रही, जो तड़प रही है बाहर आने के लिए। काफका उस मिस सेकी को अपनाना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है। जब मिस सेकी उसके सामने आती हैं और उससे कुछ पूछती हैं तो वो बोल ही नहीं पाता, जैसे वो उन शब्दों के मायने ही ना समझ पा रहा हो। तब ओशिमा उसके लिए जवाब देता है और मिस सेकी की जाने के बाद काफका से पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? काफका कहता है, हाँ करता हूँ। काफका पूछता है, क्या आप लिविंग स्पिरिट में विश्वास करते हो? ओशिमा कहता है, हाँ जापानीज हिस्ट्री में लिविंग स्पिरिट की बात हुई है पर ज्यादातर जो लिविंग स्पिरिट्स हैं वो इविल कामों के लिए ही यूज हुई हैं कि अगर किसी ने बहुत तकलीफ दी है तो उसकी स्पिरिट जाकर उस आदमी को तकलीफ देकर आई है, मार कर आई है। पर क्या प्यार के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए भी ऐसा होता है? ओशिमा ये नहीं जानता पर काफका मानता है कि जरूर मिस सेकी के अंदर वो 15 साल की लड़की जो छुपी हुई है वही रोज काफका के कमरे में आती है। वो अगले दिन भी उस लड़की का इंतजार करता है। वो आती है और बैठ जाती है उसी कुर्सी पर, काफका की तरफ देखती है। आज ना जाने क्यों बहुत हिम्मत करके काफका उनका नाम पुकारता है, मिस सेकी। वो लड़की हिलती है, एंगल फिर से चेंज करती है, काफका की तरफ देखती है। वो फिर से कहता है, मिस सेकी। वो लड़की हाथ आगे बढ़ाती है जैसे काफका को रोकना चाहती हो कुछ बोलने के लिए, फिर उठती है और बंद दरवाजे से एक बार फिर चली जाती है। उधर जो दूसरी कहानी चल रही थी नकाटा की, नकाटा जिसे एक ट्रक ड्राइवर मिल गया था जिसका नाम था हशीनो। उसे नकाटा में अपने ग्रैंडफादर दिख रहे थे, इसलिए उसने सोचा था कि वो इनकी मदद करेगा। वैसे भी नकाटा को पढ़ना लिखना नहीं आता, कहीं वो लॉस ना हो जाए। होशिनो ने सोचा कि मैं इनको वहाँ ले जाऊंगा जहाँ ये जाना चाहते हैं। असल में होशिनो बचपन में बहुत शरारती था और उसने अपने ग्रैंडफादर को वो प्यार नहीं दिया, उन्हें वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। उसे लग रहा था अब समय है। होशिनो को नकाटा सारी कहानी बताना चाहता था जॉनी वॉकर के बारे में भी, क्यों उसे अपना शहर छोड़ना पड़ा, क्यों वो अपना शहर छोड़कर यहाँ तक पहुँचा। पर होशिनो को लंबी कहानियां नहीं पसंद। उसने नकाटा की कहानी सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि बस इतना समझ में आ गया है कि कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा और जिसकी वजह से आप अब वेस्ट में जा रहे हो। नकाटा ने कहा, हाँ यही बात है। नकाटा से पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? नकाटा ने कहा कि उसे वेस्ट में जाना है, एक बहुत बड़ा ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज क्रॉस करके तो आप शिकोकू पहुंच जाओगे, आपको शिकोकू जाना है? होशिनो ने पूछा। नकाटा ने कहा, अच्छा ब्रिज के उस पार शिकोकू है तो मुझे शिकोकू जाना है। मतलब क्या आप किसी को वहाँ नहीं जानते? आपका वहाँ जाने का क्या पर्पस है, आप नहीं जानते?
नकाटा कहता है अभी नकाटा नहीं जानता, पर जब नकाटा शिकोकू पहुंचेगा तब वो समझ पाएगा कि वो यहाँ क्यों आया है। नकाटा वहाँ किसी को नहीं जानता। होशिनो को नकाटा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पता नहीं, एक अट्रैक्शन होता है, एक उसकी तरफ एक बाउंड होता है। उसे लगता है कि मुझे इसे उस जगह पर पहुंचाना होगा जहाँ ये जाना चाहता है। होशिनो उस दिन नकाटा को एक बेंच पर बिठा देता है और कहता है कि आप यहीं बैठे रहो, मैं अपना काम पूरा करके जल्दी लौट आऊंगा, कहीं मत जाना। होशिनो एक कहकर चला जाता है और नकाटा वहीं बैठा रहता है, क्योंकि खाली बैठना तो नकाटा की स्पेशलिटी है। वो कभी बोर नहीं होता, उसे चाहे कितने घंटे एक पोजीशन में बिठा दो। पर होशिनो ने मना किया था, इसलिए वो वॉशरूम तक नहीं जाता, वहीं बैठा उसका इंतजार करता है। होशिनो को आने में थोड़ा देर हो जाती है, रात हो जाती है और वो टैक्सी लेकर वहां पहुंचता है और नकाटा से सॉरी कहता है कि काम में थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। जिस पर नकाटा कहता है नकाटा को यहाँ बहुत मजा आ रहा था, नकाटा बोर कभी नहीं होता। होशिनो कहता है चलो आपको शिकोकू जाना है ना। पर नकाटा हैरानी से पूछता है और आपका ट्रक, आपका काम? होशिनो कहता है काम भी होता रहेगा, काम का क्या है, मैंने छुट्टी ले ली है, और वैसे भी आपको पढ़ना नहीं आता ना, आप अकेले शिकोकू कैसे पहुंचोगे? अगर आपको मेरी कंपनी नहीं पसंद तो बात अलग है। नकाटा कहता है नकाटा को आपकी कंपनी बहुत पसंद है और आप नकाटा के साथ आएंगे तो नकाटा को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये लोग हाईवे क्रॉस करने के लिए बस पकड़ लेते हैं और पहुंच जाते हैं शिकोकू। अब हशीनो कहता है आपको कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ जाना है आपको? कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो? नकाटा अपने फोरहेड को रब करता है, कहता है नहीं, अभी नकाटा को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इतना जरूर समझ आ रहा है कि नकाटा को बहुत तेज नींद आ रही है, नकाटा को सोना होगा। अगर कोई जगह नहीं मिली तो नकाटा यहीं सो जाएगा। होशिनो कहता है नहीं बाबा, यहाँ मत सोना प्लीज, मैं जल्दी से एक होटल ले लेता हूँ, प्लीज तब तक आप इंतजार करना। वो फटाफट से एक कैब लेता है और एक छोटे से होटल में पहुंच जाता है, वहाँ कमरा ले लेता है और कमरे में जाकर लेटते ही नकाटा कहता है कि नकाटा बहुत देर तक सोने वाला है, उसे उठाना मत। होशिनो के जवाब का इंतजार भी नहीं करता, नकाटा सो जाता है। हशीनो बहुत हैरान होता है, कहा किस शहर में किस अनजान आदमी के साथ वो एक कमरे में है। उसे अपने ऊपर हंसी आती है। खैर वो कमरे से बाहर जाता है, डिनर करता है, वापस लौटता है, नकाटा सो रहा होता है। अगले दिन सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करके आता है, लंच भी कर लेता है, पर नकाटा नहीं उठता। रात हो जाती है, डिनर भी कर लेता है, बार बार उसके फोरहेड को हाथ लगाकर भी देखता है कहीं से कुछ हो तो नहीं गया, अगर ये कभी ना उठा तो क्या होगा। न्यूज देखता है तो पता चलता है कि एक आदमी का मर्डर हो गया है, उसका 15 साल का लड़का गायब है, उसे पुलिस ढूंढ रही है। जब हम 15 साल के होते हैं तभी क्यों इतने उल्टे काम करते हैं? होशिनो सोचता है जब वो 15 साल का था तो उसने एक बाइक चुराई थी, पर कम से कम अपने पिता को तो नहीं मारा। खैर अगले दिन सुबह यानी कि 34 आवर्स 34 घंटे के बाद जब होशिनो नकाटा की तरफ देखता है तो वो उठ चुका होता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। होशिनो हंसता है और नकाटा को खाना खिलाने ले जाता है। वापस आने के बाद नकाटा होशिनो से कहता है क्या तुम्हारे कमर में दर्द होता है? होशिनो कहता है हाँ यार, ज्यादातर सभी ट्रक ड्राइवर्स के होता है, मेरे भी होता है। नकाटा कहता है लेट जाओ, मैं देखता हूँ। होशिनो लेट जाता है और नकाटा एक जगह पर अपना थंब रखता है। होशिनो को वार्न कर देता है कि थोड़ा दर्द होगा। होशिनो को उम्मीद नहीं होती कि इतना ज्यादा दर्द होने वाला है, पर वो बहुत तेज उस जगह पर दबाता है। होशिनो के लिए जैसे ये मरकर वापस लौटने जैसा होता है। उठते ही वो चिल्लाने लगता है कि आपने क्या किया? नकाटा कहता है तुम्हारे कमर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती, सर में दर्द होता, वॉमिटिंग जैसे लगता और धीरे धीरे तुम्हारे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता। अब मैंने सब ठीक कर दिया है। होशिनो को कुछ मिनट्स के बाद एक्चुअली में बहुत फर्क लगता है। वो कहता है यार काम तो तुमने बढ़िया किया है। जब भी नकाटा पैसे देने की कोशिश करता है होशिनो से पैसे नहीं लेता। अब तो एक और रीजन मिल जाता है, होशिनो की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है आखिर इस आदमी ने। नकाटा कहता है पहले नकाटा बिलियों से बात कर लेता था, पर शायद जॉनी वॉकर की वजह से
जो भी है जो तुमने किया है, जब तुम वापस चलोगे ना तो मेरे सारे दोस्तों की कमर का दर्द भी ठीक कर देना, ऐसे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब कहाँ जाना है, कुछ सोचा है सर जी आपने? हाँ, नकाटा को वेस्ट जाना है। वेस्ट? और वहां जाकर? नहीं पता, है ना, वहां जाकर ही पता चलेगा। होशिमो एक बार फिर नकाटा को शिकोकू के वेस्ट में ले जाता है, टाकामात्सु। टाकामात्सु में जाकर वो फिर पूछता है, आप कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सोचकर नकाटा कहता है, हाँ, नकाटा को एंट्रेंस स्टोन ढूंढना है। एंट्रेंस स्टोन? ये क्या है? एक स्टोन है जो वो अपने हाथ से एक शेप बनाता है, राउंड राउंड है, वाइट कलर का है, सॉफ्ट है, पर कहाँ मिलेगा ये नकाटा नहीं जानता। जब तक वो स्टोन को देख नहीं लेगा वो ये भी नहीं पहचान पाएगा कि यही है वो एंट्रेंस स्टोन जिसकी तलाश में वो यहाँ तक पहुँचा है। अब इस एंट्रेंस स्टोन को कहाँ ढूंढा जाए? हशीनो बड़ा परेशान होता है, कहाँ मिलेगा ये? किसी के घर में भी हो सकता है, कहीं श्राइन में भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है? नकाटा नहीं जानता। हाँ, पर वो किसी के घर में कोई मसाला पीसने के लिए उसे यूज करता हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत भारी है, उसे शायद सिर्फ नकाटा ही उठा पाए। हशीनो अब बहुत टेंशन में आ जाता है, कहाँ ढूंढा जाएगा इस एंट्रेंस स्टोन को? हशीनो कहता है, ठीक है, हम बाहर जाएंगे और सब लोगों से पूछेंगे, क्या पता किसी ने देखा हो। मेरे दादाजी ने कहा था, अगर हम किसी से कोई स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार की एम्बेरसमेंट हो सकती है, पर नहीं पूछते तो लाइफ टाइम की एम्बेरसमेंट हो सकती है। इससे अच्छा है कि जो मन में है वो पूछ ही लो। नकाटा कहता है, तुम अपने दादाजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो ना? हशीनो कहता है, हाँ। उसके बाद वो लोग एंट्रेंस स्टोन ढूंढने के लिए एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। वहां जाकर ट्रैवल एजेंट से पूछते हैं, शायद उसे पता हो कोई टूरिस्ट प्लेस, पर उसे कुछ नहीं पता होता। वो लाइब्रेरी का रास्ता दिखाती है, लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ भी बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश करता है होशिनो। तब तक नकाटा पिक्चर्स देखता रहता है, पर वहाँ भी एंट्रेंस स्टोन से रिलेटेड उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब क्या करें, कहाँ ढूंढे? होशिनो उसे कभी कभी तो लगता है कि वो यहाँ आकर फंस गया है। ये कोई मूवी चल रही है क्या, जहाँ हम किसी एडवेंचर पर निकले हैं? कैसे ढूंढेंगे इस एंट्रेंस स्टोन को, और कब तक ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। खैर, खाना खाते हैं, वापस रूम में आ जाते हैं। नकाटा सो जाता है और होशिनो को नींद नहीं आ रही है। सोचता है, अगर वो इस समय अपने शहर में होता तो शायद किसी लड़की के साथ बिस्तर में होता, पर यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल नहीं, और क्या पता कहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। चलो बाहर जाके कुछ देखते हैं। वो होटल के बाहर निकल जाता है, थोड़ा आगे ही गया होता है कि पीछे से कोई जोर जोर से आवाजें लगाता है, होशिनो, होशिनो सुनो। होशिनो को यहाँ टाकामात्सु में तो कोई नहीं जानता, फिर कौन आवाज लगाएगा? ये सोचकर वो पहले तो इग्नोर करता है, पर जब आवाज दोबारा आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। एक बहुत ही ओल्ड मैन होता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, व्हाइट बाल हैं, व्हाइट ही मूछें हैं, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है कर्नल सैंडर्स के साथ। हशीनो बहुत हैरान होता है दो बातों से। एक तो कर्नल सैंडर्स यहाँ कैसे आ गए? कर्नल सैंडर्स जो कि कैंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर हैं, वो यहाँ ऐसे थोड़ी घूम रहे होंगे। और दूसरा, अगर वो कर्नल सैंडर्स हैं भी तो वो होशिनो को कैसे जानते हैं? होशिनो की इस बात का कोई वैलिड आंसर तो वो नहीं दे पाते, पर वो ये जानते हैं कि हशीनो क्या चाहता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ पर कुछ ढूंढने आए हो ना? हशीनो कहता है, आपको कैसे पता? जिस पर वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है, तुम्हें एंट्रेंस स्टोन की तलाश है। हशीनो बहुत हैरान होता है। वो कहते हैं, हाँ, और तुम फिलहाल एक लड़की के बारे में भी सोच रहे हो, तुम्हें कोई पार्टनर चाहिए। हशीनो कहता है, ये सब कुछ मेरे चेहरे पर तो नहीं लिखा हो सकता। कर्नल सैंडर्स कहते हैं, तो फिर मुझे कैसे पता? लिखा है ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एंट्रेंस स्टोन का पता बता सकता हूँ। हशीनो कहता है, अच्छा, आप बता सकते हैं, बताइए ना कहाँ पर है। हाँ, पर उससे पहले तुम्हारी एक जरूरत भी तो पूरी करनी होगी। तुम्हारा अभी जो मन कर रहा है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया लड़की दिलवाता हूँ जो तुम्हें हर तरह की खुशी, हर तरह की सेटिस्फैक्शन देगी। हशीनो कहता है, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है।
वो कहते हैं कम पैसों में ही दिलवा दूंगा, और वो हसीनों को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। वो एक जगह पर ले जाते हैं जो श्राइन होता है, वहाँ एक पुलिया पर बैठ जाते हैं और एक फोन करते हैं। हसीनो कहता है लड़की को बुलाने के लिए ये जगह थोड़ी ऑकवर्ड नहीं है? वो कहते हैं नहीं, यहाँ की हवा बिल्कुल साफ है, यहाँ ज्यादा कोई लोग भी नहीं है, तो ये जगह एप्ट है। वो एक बहुत ही सेक्सी लड़की को वहाँ पर बुलवाते हैं, हसीनों को उसके साथ होटल में भेज देते हैं और कहते हैं कि एक बार ये काम पूरा कर लो, उसके बाद एंट्रेंस स्टोन के पास भी ले जाऊंगा। जब हसीनो वापस आता है तो वो उसे वहीं पर बैठे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि यही श्राइन के पास ही पेड़ों के बीच में तुम्हें वो एंट्रेंस स्टोन मिल जाएगा। हसीनो कहता है यहाँ? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कुछ काम पहले निपटाने जरूरी होते हैं, कर्नल सैंडर्स कहते हैं। इधर काफका मिस सेकी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उसे ओशिमा सिखा देता है कैसे मिस सेकी के लिए कॉफी बनानी है, और वो कॉफी लेकर मिस सेकी के कमरे में फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहाँ जब भी वो जाता है मिस सेकी को कुछ लिखते हुए ही पाता है। जब वो कॉफी लेकर जाता है, मिस सेकी उसे अंदर बुलाती हैं, पास में चेयर पर बैठने के लिए कहती हैं, उससे बात भी करती हैं। कहती है कि जब वो 15 साल की थी तब उन्हें लगता था कि कोई जगह है जो उसे बुला रही है, उन्हें किसी और जगह पर जाना होगा, एक एंट्रेंस पार करना होगा। क्या काफका को भी ऐसा लगता है? काफका कहता है नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। बाहर बहुत तूफान आ रहा होता है, बारिश हो रही होती है। तब वो काफका को कहती है कि एक बार उन्होंने बुक लिखी थी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर बिजली गिरी और उन्होंने सरवाइव किया। बुक का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया था, इसलिए वो बुक छपी नहीं थी। काफका को कुछ स्ट्राइक हो रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो कनेक्शन है। वो उनसे बात करने के बाद जब नीचे आ गया तब उसे याद आया था कि उसके पिता के ऊपर भी बिजली गिरी थी, उन्हें कुछ चोटें आई थी, कुछ उनके बाल जल गए थे, थोड़ा बहुत चेहरा जल गया था, पर उन्होंने सरवाइव किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस सेकी ही काफका की माँ हो? जब वो यहाँ से चली गई थी तब वो बुक लिख रही होंगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर बिजली गिरी थी, और तब उन्हें काफका के पिता मिले हों, दोनों के बीच में प्यार हुआ हो, शादी हो गई हो, और काफका के पैदा होने के 4 साल बाद वो उन्हें छोड़कर आ गई हो। क्या सच में मिस सेकी उसकी माँ हो सकती हैं? पता नहीं, पर काफका मिस सेकी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसे लग रहा था कि से मिस सेकी के अंदर वो जो 15 साल की लड़की छुपी है उससे प्यार हो गया है, या फिर खुद मिस सेकी से। वो उनके लिए अगले दिन भी कॉफी लेकर गया था और आज उसने उनसे पूछा था क्या आपके कोई बच्चे हैं? मिस सेकी बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने कहा था तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काफका ने कहा था जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए। उन्होंने कहा था कि अभी मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। उस रात को 3 बजे काफका के कमरे में कोई आया था, पर आज वो 15 साल वाली मिस सेकी नहीं थी, खुद अभी वाली मिस सेकी थी, जो काफका की तरफ देख तो रही थी पर देख नहीं रही थी। शायद वो नींद में थी और नींद की हालत में चलते हुए यहाँ काफका के कमरे में आ गई थी। वो काफका के पास आकर उसके बिस्तर पर बैठ गई थी और काफका के करीब आने लगी थी। उसने एक बार तो सोचा था कि मुझे रोक लेना चाहिए, यह अभी अपने होश में नहीं है, पर काफका उन्हें नहीं रोक पाया था और उस दिन वो दोनों एक हो गए थे। काफका जानता था कि वो उसे नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को प्यार कर रही हैं, वो जिसे वो बहुत चाहती थी, जिसके साथ बहुत बार इस कमरे में वो एक हो चुकी थी। उसके बाद वो खड़ी हुई, दरवाजा खुला और बाहर चली गई। अगले दिन सुबह काफका ने लाइब्रेरी में अपना मॉर्निंग रूटीन किया। ओशिमा आ गया, ओशिमा के साथ बातें की और दिन में एक बार फिर मिस सीकी के लिए कॉफी लेकर गया। इस बार उसने मिस सीकी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ। मिस सीकी ये सुनकर चुप हो गई थी। उन्होंने काफका से कहा था कि जब वो 15 साल की थी तो उन्हें लग रहा था कि उनको कोई बुला रहा है, एक एंट्रेंस है, एक बहुत बड़ा एंट्रेंस जो उन्हें पार करना है। क्या काफका को भी ऐसा ही लगता था? तभी वो घर छोड़कर आया है। तब काफका ने उन्हें अपनी थियोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा था
उसने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप यहाँ से चली गई तब आपने बिजली गिरने पर एक बुक लिखी थी जिसके दौरान आप मेरे पिता से मिली होंगी, आप दोनों में प्यार हो गया होगा, शादी कर ली होगी और तब मेरा जन्म हुआ। मैं 4 साल का हुआ तब आप मुझे छोड़कर आ गई। मिस सीकी ने कहा कि ये तो तुम्हारी थ्योरी है, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्या इसीलिए तुम पूछ रहे थे कि मेरे कोई बच्चे हैं या नहीं? काफका ने कहा हाँ। मिस सीकी ने कहा कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। काफका इस सबसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो उस दिन जिम चला गया था। जिम में वो अपना सारा सामान लेकर गया था। जिम से बाहर निकला था, उसके बाद उसने खाना खाया था। तब सोच रहा था कि इस समय मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, मुझे उस लाइब्रेरी में उन लोगों के पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। पर क्या हम सच में फ्री होना चाहते हैं? क्या हमें सच में फ्रीडम पसंद है? क्या काफका उस लाइब्रेरी को, मिस सेकी को, ओशिमा को, उस नई दुनिया को छोड़कर कहीं जा सकता है? हम सब कहते तो हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, पर असल में हमने खुद अपने आसपास इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं और हम फ्री होना चाहते ही नहीं हैं। अगर फ्री होना चाहते तो क्या देश की सरहदें, राज्यों की सीमाएं और हमारा एक बड़ा सा घर, उसमें एक कमरा जिसके अंदर हम बहुत सेफ महसूस करते हैं, क्या ये सब कुछ होता? उस दिन काफका ने सकूरा को भी फोन किया था। सकूरा ने उसे डांटा था, बिना बताए चले गए, मैं पता है कितना सारा सामान भी लेकर आई थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, इसीलिए तुमसे माफी मांगने के लिए ही फोन किया है। क्या तुमने कभी किसी दूसरी दुनिया के बारे में सोचा है? काफका ने कहा। दूसरी दुनिया? क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें किसी दूसरी दुनिया के किसी इंसान के साथ प्यार हुआ है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम काफका? तुम यहाँ आ जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम जिन लोगों के साथ हो वो लोग ठीक नहीं हैं। तुम यहाँ आ जाओ, तुम मेरे घर पर रह सकते हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो सकूरा? तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पता नहीं, मुझे तुम में अपना एक छोटा भाई दिखता है और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मुझे लग रहा है तुम सही जगह पर नहीं हो। तुम प्लीज मेरे घर आ जाओ। काफका ओवरवेल्म हो गया था। आज तक किसी ने भी कभी उसकी इतनी चिंता नहीं की थी। पर उसने सकूरा से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और अभी ये सब कुछ छोड़कर मैं नहीं आ सकता। वो वापस लाइब्रेरी पहुंच गया था और एक बार फिर मिस सिक्की के पास गया था। एक बार फिर उनके साथ बहुत सारी बातें की थी। उस रात ओशिमा के जाने के बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खटका था और इस बार होशो हवास में मिस सेकी खुद काफका से मिलने आई थी। वो काफका को बाहर सी बीच पर ले गई थी और दिखाई थी वो जगह जहाँ से वो पेंटिंग बनाई गई थी उस लड़के की जो काफका के कमरे में लगी हुई है। वहाँ ये दोनों हाथ पकड़कर बैठ गए थे। मिस सेकी ने उसके कंधे पर सर रख लिया था और कहा था, तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? क्यों तुम्हें मरना था? क्या कर सकते हैं, यही विधि का विधान था। विधि का लेखा क्या कोई टाल सकता है भला? उसके बाद ये दोनों कमरे में आ गए थे और दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया था। मिस सेकी को अपना खोया हुआ प्यार मिल गया था। उसके बाद मिस सेकी वापस चली गई थी। काफका की थ्योरी, उसमें एक चीज और जुड़ गई है। समझ पाए हैं क्यों काफका को मिस सेकी यानी कि उसकी माँ 4 साल की उम्र में छोड़कर गई होगी? असल में काफका की थ्योरी के हिसाब से वही है उनका वो बॉयफ्रेंड, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके बिना वो नहीं रह सकती थी। काफका के रूप में उन्होंने अपने उसी बॉयफ्रेंड को जन्म दिया था जिसके बिना वो नहीं रह सकती थी और ये सब वो सह नहीं सकती थी, इसलिए वो काफका को छोड़कर चली गई थी। इस थ्योरी पर मिस सेकी ने अभी तक अपनी मोहर नहीं लगाई है। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ काफका की है। उधर होशिनो को मिल गया था एंट्रेंस स्टोन। कर्नल सैंडर्स उसे वहां ले गए थे जहां पर वो एंट्रेंस स्टोन था, हूबहू वैसा ही जैसा नकाटा ने डिस्क्राइब किया था। ये स्टोन जो कि श्राइन के अंदर है। क्या यहाँ से स्टोन लेकर जाना ठीक होगा? इससे कोई कर्स तो नहीं होगा? पर
कर्नल सैंडर्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कर्स नहीं होगा, यही एंट्रेंस स्टोन है और तुम इसे अपने साथ ले जाओ। हशीनो पूछता है, क्या आप सच में कर्नल सैंडर्स हैं? कर्नल सैंडर्स मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, नहीं, मैंने बस उनकी फॉर्म बनाई है। तो कौन है आप? भगवान हो? मुझे रास्ता दिखाने आए हो? नहीं नहीं, मैं भगवान भी नहीं हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं बुद्धा हूँ, पर मेरा कोई चेहरा नहीं है, मेरी कोई शेप नहीं है, और मैं कर्नल सैंडर्स की शेप लेकर यहाँ तुम्हारे सामने आया हूँ तुम्हारी मदद करने। अब तुम फटाफट से ये एंट्रेंस स्टोन उठाओ और अपने कमरे में ले जाओ, अपने तकिए के पास रख देना। कर्नल सैंडर्स की बात सुनकर होशिनो उस स्टोन को उठाता है। थोड़ा भारी तो है, पर होशिनो उसे उठा पाता है। उसके बाद वो उसे एक कैब में बिठा देते हैं और कहते हैं, तकिए के पास रख देना। पक्का कोई कर्ज तो नहीं होगी ना? होशिनो कहता है। वो कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, बुद्धा नहीं हूँ, पर इतनी पावर तो है, इतना कनेक्शन तो है, कह रहा हूँ ना, कोई कर्ज नहीं होगा। उसके बाद होशिनो उस एंट्रेंस स्टोन को लेकर कमरे में चला जाता है। वहाँ वो नकाटा के तकिए के पास उसे रख देता है और सो जाता है। सुबह 5 बजे जब नकाटा की आंख खुलती है, वो एंट्रेंस स्टोन को देखता है। वो बैठ जाता है, उस पर हाथ फेरता है, उसे सहलाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। उस दिन वो खड़ा होकर अपना मॉर्निंग रूटीन करता है और खिड़की के पास जाकर कहता है, आज बहुत ज्यादा बिजली चमकने वाली है, बादल गरजने वाले हैं, तूफान आने वाला है। पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। वो एक बार फिर एंट्रेंस स्टोन के पास बैठ जाता है और कहता है, आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। होशिनो उठ जाता है। उसके बाद कहता है, मिल गया ना आपका एंट्रेंस स्टोन? हाँ, मिल गया, नकाटा कहता है। और अब क्या करना है? नकाटा अभी तो ये नहीं जानता, पर शायद कुछ देर के बाद जान जाएगा। ओ माय गॉड, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए एंट्रेंस स्टोन लेकर आया हूँ। अब ये मत बोलना कि आगे का रास्ता तुम्हें नहीं पता। नकाटा को अभी तो नहीं पता, कुछ देर सोचोगे तब तो पता चल जाएगा ना। हाँ, शायद नकाटा सोचे तो पता चल जाए। ओफो, ये कहाँ फंस गया। अभी बहुत ज्यादा तूफान और बारिश आने वाली है, बिजली चमकने वाली है। नकाटा कहता है, तुम्हारा मतलब है तुम ये तूफान और बारिश करवाने वाले हो? वो तो नकाटा नहीं जानता, पर एक बार नकाटा 17 दिन के लिए मर गया था और उसके बाद फिर से जिंदा हो गया। क्या, मर गए थे? हाँ, और नकाटा ने एक एंट्रेंस पार कर लिया था। उसके बाद जब वो वापस आया तो वो एक बिल्कुल खाली डिब्बे जैसा बन गया, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कोई किताब नहीं है। पहले नकाटा के अंदर किताबें थी, वो पढ़ सकता था, समझ सकता था, पर अब नकाटा एक डम बन चुका है जिसे कुछ नहीं पता। तभी तो जॉनी वॉकर नकाटा का इस्तेमाल कर पाया। उसके इस खाली शरीर में घुसकर उसने नकाटा के हाथ में खून लगवा दिया। क्या 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 जॉनी वॉकर ने? हशीनो ने पूछा। नकाटा पहले जैसा बनना चाहता है, एक आम इंसान जो पढ़ सके, जो समझ सके। अगर नकाटा पढ़ सकता होता, समझ सकता होता, तो आज वो अपने भाइयों की तरह एक अलग जिंदगी जी रहा होता ना। पर फिर आपके अंदर इतनी सारी पावर्स तो नहीं होती कि आप बारिश करवा सको। हाँ, और आसमान से लीचेस और फिशेस की बारिश, वो भी आपने ही करवाई थी, हशीनो कहता है। पता नहीं, नकाटा पहले बिल्लियों से बात भी कर सकता था, पर अब जॉनी वॉकर की वजह से वो नहीं कर पाता। नकाटा एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता है, बस एक बार। तो जियो ना, क्या करना होगा उसके लिए? वो नकाटा नहीं जानता। मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि आप एक आम इंसान की जिंदगी जी सको। होशिनो बहुत डर गया था, बहुत परेशान हो गया था। उसे नहीं पता कि वो किस बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। आप इस एंट्रेंस स्टोन का क्या करना है? मुझे एक एंट्रेंस खोलना है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। उस स्टोन को फ्लिप करने के लिए नकाटा कहता है। होशिनो अब स्टोन को उठाने की कोशिश भी करता है तो वो हिलता तक नहीं, वो बहुत भारी हो चुका है। तब नकाटा कहता है,
कि तुम्हें इसे किसी भी तरह फ्लिप करना होगा, तभी वो एंट्रेंस खुलेगा। एंट्रेंस खुलेगा तो क्या होगा? होशिनो पूछता है। क्या यहाँ पर कोई जिन आएगा, कोई तूफान आएगा, सब जगह धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ तो अलग होगा, कोई तो मैजिक? वो नकाटा नहीं जानता, बस इतना जानता है कि अभी नकाटा को ये एंट्रेंस खोलना होगा और इसमें तुम्हें नकाटा की मदद करनी होगी। होशिनो बहुत मुश्किल से उस स्टोन को थोड़ा सा हिला पाता है। बहुत ज्यादा भारी हो चुका है, पर नकाटा उसे कहता है कि ये होशिनो को करना ही होगा। बहुत मुश्किल से पूरी जान लगाकर उसके शरीर का एक एक अंग स्ट्रेच हो जाता है। वो पूरी जान लगाकर उस एंट्रेंस स्टोन को फ्लिप कर देता है। बहुत तेज बिजली कड़कती है और तूफान एकाएक थम जाता है। एंट्रेंस खुल चुका है, पर वहां कुछ भी जादू जैसा नहीं होता। हशीनो खिड़की के बाहर दिख रहा है, उसका पूरा शरीर दुख रहा है। वो नकाटा से कहता है, एक बात कहूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये स्टोन मैंने इतनी मेहनत से फ्लिप किया, पर कुछ जादू तो हुआ ही नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो बहुत डर रहा था। पर नकाटा इस समय बहुत थक चुका है। उसका कहना है कि मुझे सोना होगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हशीनो कहता है कि यार पहले की तरह कहीं 36 घंटे के लिए मत सो जाना, जल्दी उठ जाओगे ना। नकाटा नहीं जानता। वो कहता है कि नकाटा कब उठेगा, नकाटा ये बिल्कुल नहीं जानता, पर वो इतना जानता है कि अभी नकाटा को सोना होगा। हशीनो से बात करते करते ही नकाटा एक बार फिर सो जाता है। उधर सुबह के 5 बजे लाइब्रेरी का फोन बज रहा है। बहुत मुश्किल से नींद से उठकर काफका ने वो फोन उठाया। फोन ओशिमा का था। ओशिमा ने कहा, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं जाना होगा और किसी से कुछ मत कहना। काफका तैयार होने लगा। उसने अपना सामान सारा पैक कर लिया। ओशिमा उसका पार्किंग लॉट में वेट कर रहा था। वो ओशिमा की कार में जाकर बैठ गया। ओशिमा और वो चल दिए एक बार फिर उसी माउंटेन की तरफ, उसी कैबिन की तरफ जहां ओशिमा पहले काफका को लेकर गया था। काफका ने पूछा, आखिर क्या हुआ है? ओशिमा ने कहा, एक तो मैंने कल तुम्हारे केस के बारे में बहुत डीप स्टडी की है। पुलिस तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्परेटली ढूंढ रही है। एक नई डेवलपमेंट हुई है। एक कोई बूढ़ा आदमी है जो तुम्हारे घर के 15 मिनट की दूरी पर ही रहता है और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर कन्फेस किया कि उसने मर्डर किया है। वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। उसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि कल मछलियों की बारिश होने वाली है, और वो बारिश हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर को लगा था कि ये आदमी स्टूपिड जैसे बातें कर रहा है। उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो आदमी भाग गया वहां से। और अब वो आदमी जिसके साथ एक 20 साल का और लड़का है, वो दोनों यही टाकामात्सु में पहुंच चुके हैं। पुलिस को लग रहा है कि तुमने चाहे अपने पापा का मर्डर ना किया हो, पर तुम्हारा और उस आदमी का कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि तुमने पैसे देकर उस आदमी से मर्डर करवाया हो। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, काफका ने कहा। मेरा किसी आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ओशिमा ने कहा, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, पर फिलहाल तुम्हारा टाकामात्सु में रहना ठीक नहीं होगा और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो मैं किसी और जगह चला जाता हूँ, किसी और शहर। मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। रेलवे स्टेशन में छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और वो तुम्हें पहचान जाएगी। एक 15 साल का लंबा चौड़ा लड़का जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैकपैक है। तुम्हें पहचानना पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उनके पास तुम्हारी फोटोग्राफ भी है। थोड़ा सोचकर काफका ने कहा, तुमने कहा था एक कारण, और दूसरा? हाँ, दूसरा कारण है मिस सेकी। मिस सेकी? और वो क्यों? काफका ने पूछा। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे और मिस सेकी के बीच में रिश्ता बन गया है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हो। ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें कोई से नहीं रखता। तुम जो चाहे कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि मिस सेकी मरने वाली है। मरने वाली है? मतलब उन्हें कोई बीमारी है, कैंसर या कोई और बीमारी? काफका ने पूछा। नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो जिंदगी जीने की इच्छा खो चुकी थी और धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ रही थी। मुझे लग रहा है
तुम्हारे आने से अब उनकी जीने की इच्छा और ज्यादा खत्म हो जाएगी। मतलब वो क्या सुसाइड करने वाली हैं? नहीं, वो सुसाइड नहीं करेंगी, बस ग्रेजुअली वो मौत की तरफ बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि इस समय उनको अकेले छोड़ देना ही ठीक होगा। आई मीन, इस तरह से उनको बिना बताए चले जाना, क्या वो परेशान नहीं होंगी? काफका ने कहा। नहीं, उन्हें आदत है, बहुत लंबी जिंदगी जी है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, इस चीज से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो सिचुएशन से लड़ना, सिचुएशन से बाहर निकलना सब जानती हैं, वो मैनेज कर लेंगी, तुम चिंता मत करो। इधर सुबह 5 बजे ही होटल रूम में होशिनो का फोन भी बजा। होशिनो ने फोन उठाया। एक आदमी की आवाज थी। कर्नल सैंडर्स? हाँ हाँ, मैं कर्नल सैंडर्स ही बोल रहा हूँ। पर मैंने तो आपको अपना नंबर ही नहीं दिया, और वैसे भी यहाँ आने के बाद मैंने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया था, फिर आपने मुझे कॉल कैसे किया? कितनी बार तुम्हें बताऊं कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी कोई फॉर्म नहीं है। अगर मैं चाहता तो सीधा तुम्हारे कमरे में आ जाता और तुम्हारे बेड के पास खड़ा हो जाता, पर तुम उससे परेशान हो जाते, डर जाते। थैंक यू, आपने ऐसा नहीं किया, होशिनो ने कहा। हाँ, तो चुपचाप पहले मेरी बात सुनो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अभी अपना सामान बांधना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे पास कोई पेन पेपर है? जल्दी से एड्रेस लिख लो। कर्नल सैंडर्स ने हसीनो को एक एड्रेस लिखवा दिया और कहा कि अभी मिस्टर नकाटा को उठाओ और दोनों वो एंट्रेंस स्टोन लेकर इस घर में पहुंच जाओ। हसीनो ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस तुम्हारे पीछे है। पुलिस? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत टाइम से तो मैंने कोई छोटा मोटा क्राइम तक नहीं किया। हाँ, ये एंट्रेंस स्टोन जरूर उठा कर लाया हूँ, इसी के कर्ज के कारण है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था। ओफो, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम कई बार कितनी स्टूपिड बातें करते हो। कहा ना, कोई कर्ज नहीं है, और ये सब कुछ एंट्रेंस स्टोन की वजह से नहीं है, ये सब कुछ मिस्टर नकाटा की वजह से है। मिस्टर नकाटा? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, और तुम अब टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, जल्दी उठाओ और जाओ यहाँ से। फोन डेड हो गया था। होशिनो ने उसी समय बहुत मुश्किल से नकाटा को उठाया, जिसे सोए हुए 40 घंटे हो चुके थे। वो एंट्रेंस स्टोन लिया, यहाँ पर ड्यूज पे किए, कैब ली और उस एड्रेस पर पहुंच गए, जो कि एक 2 कमरे का घर था। चाबी घर के बाहर ही छुपाई गई थी, जो कर्नल सैंडर्स ने होशिनो को बता दिया था। घर के अंदर हर जरूरत की चीज मौजूद थी। इन दोनों ने खाना बनाया, खाना आराम से खाया। होशिनो ने तब नकाटा से पूछा था कि क्या हुआ है, क्यों पुलिस उसके पीछे है। तब फाइनली नकाटा ने होशिनो को जॉनी वॉकर की कहानी सुनाई थी, जो वो बहुत टाइम से सुनाना तो चाहता था, पर होशिनो सुन ही नहीं रहा था। ये कहानी जो बहुत वियर्ड है, इसे कोई नहीं मानेगा, पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं। और होशिनो को पुलिस से बहुत डर लगता है, उनके साथ वो मेसअप नहीं होना चाहता। पर अब पुलिस उसे भी ढूंढ रही है, क्या वो भी प्रॉब्लम में फंस जाएगा? वो घबरा रहा था। नकाटा ने उसे कहा था, सॉरी, नकाटा की वजह से तुम भी प्रॉब्लम में फंस गए हो। होशिनो ने कहा, नहीं, इट्स ओके। एक बात कहूँ मिस्टर नकाटा, आप बहुत क्यूट हो, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं बोर भी नहीं होता। नकाटा ने थैंक्स कहा था, दो उसे बोर होने का मतलब पता ही नहीं, क्योंकि वो कभी बोर हुआ ही नहीं। खैर, अब क्या करना है इस एंट्रेंस स्टोन का? जो खुला है उसे बंद तो करना ही होगा, नकाटा ने कहा। और अभी इसे बंद करने का समय नहीं आया है, पर नकाटा को कहीं जाना है, और उसके लिए क्या तुम कैब बुक करा सकते हो? हाँ, कैब तो मैं बुक करा लूंगा, पर नकाटा को कहाँ जाना है ये नकाटा तब तक नहीं बता पाएगा जब तक वो उस जगह पर ना पहुंच जाए, है ना? ऐसा ही है ना? होशिनो ने कहा। होशिनो हंस रहा था, क्योंकि वो जानता है जवाब तो यही मिलने वाला है। खैर, कार रेंट पर ले ली गई थी। होशिनो ने पूछा था, कहाँ जाना है? नकाटा ने कहा था, जहाँ तुम्हारा मन करे। शहर का मैप ले लिया था और दोनों पूरा दिन कार में घूम रहे थे। नकाटा खिड़की से बाहर देख रहा था, पर उसे वो जगह नहीं मिली थी। आज संडे है, और कल यानी मंडे को एक बार फिर ये दोनों जाएंगे। मंडे को सुबह ये दोनों फिर चल दिए, फिर पूरा दिन शहर घूम रहे थे। नकाटा बाहर देख रहा था, होशिनो गाने सुन रहा था, पर अब वो काफी थक भी गया था।
रात होते होते ये लोग थोड़ी गलत डायरेक्शन में चले गए, एक गलत मोड़ ले लिया। और तब नकाटा ने कहा, वो जो सामने जगह है, मुझे वहीं जाना है। सामने थी द कम्यूरास मेमोरियल लाइब्रेरी। उधर मंडे का ही दिन था। काफका सोच रहा था, मिस सेकी क्या कर रही होंगी, आज तो लाइब्रेरी बंद है। क्या वो घर में लॉन्ड्री कर रही होंगी, खाना बना रही होंगी। वो कितना भी कोशिश कर रहा था पर मिस सेकी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। रात होने पर उसे इंतजार था उस 15 साल की मिस सेकी का, या फिर असली मिस सेकी। कोई तो उसके कमरे में आए, कोई तो उसका साथ दे, पर दोनों में से कोई नहीं आया था। उसे नींद आ गई थी, सपना आया था, और सपने में आई थी सकूरा। वो सकूरा के घर पर था, अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा था। सकूरा अपने बेड पर थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो स्लीपिंग बैग में से निकलकर सकूरा के साथ उसके बेड पर लेट गया था। वो बहुत गहरी नींद में थी, शायद कोई सपना देख रही थी। उसने सकूरा को हग कर लिया था, उसके करीब आ गया था, उसे छूने लगा था। सकूरा अपनी नींद से नहीं उठी थी, वो उठा था और सकूरा के ऊपर आ गया था। उसने सकूरा के कपड़े उतार दिए थे और उसके अंदर एंटर हो गया था। सकूरा की आंख खुली थी। उसने कहा था, तुम ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। काफका इस समय हटने की सिचुएशन में नहीं था। उसे उसकी ऑल्टर ईगो क्रो ने भी कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नहीं मान रहा था। सकूरा ने कहा था कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी थी ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह हो। काफका ने कहा था, अब मुझे मत रोको। सकूरा की आंखों में उसे एक डर दिखाई दिया था। सकूरा ने कहा था, तुम मुझे रेप कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पर काफका नहीं माना था। उसकी नींद खुली थी, पूरे शरीर पर पसीना आ गया था, उसने बहुत सारा पानी पिया था। उसे अब जैसे बहुत खाली महसूस हो रहा था, बिल्कुल एम्प्टी हो गई थी उसकी जिंदगी, कुछ नहीं बचा था अब उसकी जिंदगी में। उसे लग रहा था कि उसे जंगल बुला रहे हैं। अगले दिन सुबह उसने अपना सामान लिया था। उसने एक कंपास ले लिया था डायरेक्शन देखने के लिए, कुछ स्प्रे पेंट्स ले लिए थे ताकि वो निशानी बना सके पेड़ों पर, खाने पीने का सामान ले लिया था और चल पड़ा था जंगलों की तरफ। जंगलों में चलते चलते वो सोच रहा था मिस सेकी के बारे में, सकूरा के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने पिता के बारे में। आखिर क्या डायरेक्शन ले ली है उसकी जिंदगी ने। उसके पिता ने जो प्रोफेसी की वो सच हो गई। उसने अपने पिता को मार दिया, अपनी माँ और फिर अब अपनी बहन के साथ भी। अब वो जीना नहीं चाहता, जीने की सारी उम्मीद, सारी इच्छा वो खो चुका है। अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था जब वो 4 साल का था। उसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं है दुनिया में जो उसका इंतजार कर रहा है। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया, बैग फेंक दिया, कंपास फेंक दिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने वो चाकू ले लिया जो वो अपने पिता के ड्रॉर से लाया था। उसने सोचा था कि ये उसे उसकी नस काटने के लिए काम आएगा। वो भागने लगा था जंगलों में, दूर तक भागता चला जा रहा था। तब उसे मिले थे 2 सोल्जर्स जो उस एंट्रेंस गेट के बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा था कि तुम ये एंट्रेंस गेट पार करना चाहते हो, अगर इसके उस पार चले गए तो वापस आना इतना आसान ना होगा। काफका ने कहा था, हाँ मैं उस पार जाना चाहता हूँ। इधर ट्यूसडे को नकाटा और होशिनो पहुंच गए थे लाइब्रेरी में। सुबह वो दोनों लाइब्रेरी के कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। हशीनो किताब पढ़ रहा था और नकाटा पिक्चर्स देख रहा था। 2 बजे इन लोगों ने लाइब्रेरी का टूर लिया था जो कि मिस सेकी ने दिया था। मिस सेकी उन्हें लाइब्रेरी के बारे में बता रही थी पर नकाटा इधर उधर चीजों को ही देख रहा था। टूर के बाद ये दोनों फिर से कमरे में आकर बैठ गए थे। हशीनो ने पूछा था, अब क्या? नकाटा ने कहा था, जगह तो बिल्कुल सही है पर अब क्या समझ नहीं आ रहा। उसके थोड़ी देर बाद ही नकाटा उठा था और भागने लगा था, ऊपर के फ्लोर पर जाने लग गया था, मिस सेकी के कमरे की तरफ पहुंच गया था। हशीनो और ओशिमा उसका पीछा कर रहे थे, उसे रोक रहे थे पर वो नहीं रुक रहा था। जब वो मिस सेकी के कमरे में पहुंचे तो नकाटा कमरे के अंदर था। उसने मिस सेकी से कहा था, जानती है ना आप एंट्रेंस स्टोन के बारे में? मिस सेकी ने नकाटा की तरफ देखा और फिर होशिनो और ओशिमा को कहा कि दरवाजा बंद करके नीचे चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है। वो दोनों नीचे चले गए थे। तब मिस सेकी ने कहा था,
मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, नकाटा जानता है, पर नकाटा को यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। नकाटा का दोस्त है ना हशीनो, अगर वो मदद ना करता तो ना जाने और कितनी देर हो जाती। नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अगर आप पहले आते तो शायद मेरा काम इस दुनिया में पूरा ना हुआ होता। पर अब मैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत समय पहले मैंने उस एंट्रेंस को खोला था। वो गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आप ही है ना इस पेंटिंग में काफ्का ऑन द शोर? नकाटा ने मिस सेकी के हाथ पर हाथ रख दिया था। उसने कहा था, नकाटा को अभी तक तो कुछ याद नहीं था, कोई मेमोरीज नहीं थी, पर तुम्हें छूने के बाद नकाटा को कुछ कुछ याद आने लगा है। मिस सेकी ने कहा था, मेरे लिए एक फेवर करोगे? हाँ, बोलिए। मिस सेकी ने बहुत सारे पेपर्स निकालकर नकाटा को दिए थे। कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी इन पेपर्स पर लिखी है और अब इनके मायने खत्म हो चुके हैं। अब लिखने को कुछ नहीं बचा। क्या आप इन सारे पेपर्स को मेरे लिए जला देंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये कहानी कोई भी पढ़े। नकाटा ने कहा था, जैसा आप कहेंगी नकाटा वैसा ही करेगा। मिस सेकी ने कहा था, आप ही की तरह मेरी परछाई भी अधूरी ही है। नकाटा मुस्कुरा दिया था। उसके बाद वो सारे पेपर्स लेकर नकाटा नीचे चला गया था और होशिनो को कहा था, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, अब हमें इन सारे पेपर्स को जलाना है। होशिनो ने कहा था, इतने सारे पेपर्स, वो भी जून के महीने में, आसान नहीं होगा जलाना, हमें पुलिस पकड़ सकती है। नकाटा ने कहा था, नहीं, हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। तब ये लोग नदी के पास चले गए थे और वहां जाकर वो सारे पेपर्स उन्होंने जला दिए थे। इधर शाम को जब ओशिमा मिस सेकी के कमरे में पहुंचा था तो उन्होंने सर टेबल पर रखा था, बाल बिखरे हुए थे। ओशिमा ने बार बार मिस सेकी को बुलाया था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़ा था तो उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी। मिस सेकी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। ओशिमा कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद वहां एम्बुलेंस आ गई थी मिस सेकी की बॉडी को ले जाने के लिए। इधर जलाने के बाद नकाटा जा रहा था। तब हशीनो ने कहा था, अब क्या करना होगा? अब हमें उस एंट्रेंस को बंद करना है ना? नकाटा ने कहा था, हाँ, एंट्रेंस को बंद तो करना है, पर उसका अभी समय नहीं आया है, उसका समय आने दो। हशीनो ने कहा था, यार जल्दी से सब कुछ खत्म करो, उसके बाद हम भी घर चले। नकाटा ने कहा था, पर अभी नकाटा को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ओह नो, नॉट अगेन! अगर आप फिर से इतने लंबे टाइम के लिए सो जाओगे तो यार मैं क्या करूंगा? नकाटा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा था कि मुझे जल्दी ले चलो, मैं अब और नहीं रुक सकता, ना जाने मुझे कितनी देर तक सोना होगा। नकाटा कान में ही सो गया था। होशिनो उसे उठाकर घर के अंदर ले गया था और वहां जाकर बेड पर सुला दिया था। पता नहीं अब कितना, 30 घंटे या 40 घंटे बाद ये उठेगा। होशिनो की इन दिनों में जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। नकाटा के साथ रहकर उसे जिंदगी के नए मायने समझ में आने लगे थे। वो एक अलग इंसान बन चुका था। उसे लग रहा था कि अब कब नकाटा उठेगा, कब ये एंट्रेंस स्टोन बंद होगा। अगले दिन सुबह जब उसने नकाटा को देखा तो वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। होशिनो के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल था। वो बार बार नकाटा को बुला रहा था, यार क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, काम अधूरा छोड़कर? तुम तो हमेशा अपने सारे काम पूरे करते आए हो। मिस्टर नकाटा, क्या हुआ? होशिनो को उम्मीद थी कि नकाटा थोड़ी देर के बाद उठ जाएगा और कहेगा, मिस्टर होशिनो, नकाटा बहुत देर के लिए सो गया था ना? होशिनो जानता है कि जून का महीना है और बॉडी जल्दी ही डिके होनी शुरू हो जाएगी। उसने कमरे का एसी फुल पर चला दिया। वो नहीं जानता अब क्या करे। अगर वो पुलिस को बुलाता है तो वो बहुत बुरी तरह फंस सकता है, क्योंकि नकाटा ने खून किया है और होशिनो पूरा समय उसके साथ था। इस तरह से नकाटा को छोड़कर भी नहीं जा सकता। अगर ये एंट्रेंस बंद नहीं हुआ तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। उसे इंतजार था कर्नल सैंडर्स के कोई फोन का, या वो खुद आएंगे या कोई तो डायरेक्शन उसे दिखाएंगे, पर कोई डायरेक्शन कोई नहीं दिखा रहा था। 2 दिन बीत गए। वो पूरा टाइम इंतजार करता रहा कि कब नकाटा उठेगा।
वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो सुबह उठता, नाश्ता बनाता, नगाटा के कमरे में जाता, एक बार फिर उम्मीद करता कि शायद नगाटा उठ जाए, पर नगाटा ना उठता। वो तो पीसफुली नींद में दूसरी दुनिया में जा चुका था। अब उसका अधूरा काम होशिनो को पूरा करना है, पर कैसे? उसने उस एंट्रेंस स्टोन के साथ बातें करना भी शुरू कर दिया था। उसे अपनी जिंदगी की कहानियां बताना भी शुरू कर दिया था, पर वो एंट्रेंस स्टोन पत्थर पत्थर की तरह चुपचाप बैठा रहता, कोई जवाब ही ना देता। वो होशिनो से बात ही ना करता। वो पहले की जितना ही भारी था। जब उसे बंद करने का समय आएगा तो वो और ज्यादा भारी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। होशिनो बहुत परेशान था। इधर काफका, जो कि एंट्रेंस के उस पार चला गया था, उसे वो सोल्जर्स एक घर में छोड़ गए थे जहाँ पर सारी सुख सुविधाओं की चीजें थी। उन्होंने कहा था शाम को एक लड़की आएगी तुम्हारे लिए खाना बनाने, तुम्हारा सारा काम करने। उसने फ्रिज में से निकालकर पानी पी लिया था। वहाँ टीवी भी था, वहाँ गैस भी थी, पर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अलग ही दुनिया है। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, जैसे सब लोग चुप गए हों, काफका को फेस ना करना चाहते हों। काफका बहुत थक चुका था, इसलिए वो कमरे में जाकर सो गया था। शाम को जब उसकी आंख खुली थी तो उसे आवाज आई थी रसोई में से बर्तनों की, कोई खाना बना रहा है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को समेटकर बाहर आया था, तब देखा था रसोई में एक लड़की काम कर रही है। वो देखते ही पहचान गया था, 15 साल की मिस सेकी। वो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता उन्हें। लाइब्रेरी के बारे में भी काफका ने पूछा था, पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेमोरीज नहीं होती। उसकी घड़ी यहाँ पर कोई टाइम भी नहीं दिखा रही थी। यहाँ पर टाइम भी नहीं होता, यहाँ आकर समय रुक जाता है। उस लड़की ने काफका के लिए खाना बनाया था। काफका ने उसका नाम पूछा था तो उसने कहा था यहाँ पर नाम भी नहीं होता। तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? काफका ने पूछा था। तब उस लड़की ने कहा था बस मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। काफका के लिए खाना बनाकर वो लड़की चली गई थी। अगले दिन सुबह आकर उसने काफका के लिए नाश्ता भी बना दिया था, दिन का खाना भी बना दिया था, उसके कपड़े भी धो दिए थे, और वो बैठकर सोच रहा था। तभी उसके घर में 15 साल वाली नहीं, अभी वाली मिस सेकी आई थी। काफका ने पूछा था चाय पियेंगी? उन्होंने कहा था हाँ। काफका ने उनके लिए चाय बना दी थी। दोनों बैठ गए थे। उन्होंने काफका को कहा था कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, तुम्हारे लिए वो दूसरी दुनिया इंतजार कर रही है। काफका ने कहा था कौन इंतजार कर रहा है मेरा? कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरी माँ मुझे 4 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। आप ही है ना मेरी माँ? मिस सेकी ने कहा था तुम इसका जवाब जानते हो, पर क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मुझे माफ कर देना। काफका ने कहा था अगर ये मेरे बस में होगा तो मैं आपको जरूर माफ कर दूंगा। मेरी मजबूरी थी, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मुझसे जुदा हो ही जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही था। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। पर अब मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें वापस जाना होगा, इससे पहले कि ये एंट्रेंस बंद हो जाए। काफका ने कहा था पर मैं उस दुनिया में जाकर क्या करूंगा? मिस सेकी ने कहा था मुझे याद करना, हमेशा मुझे याद रखना। अगर तुम मुझे याद रखोगे तो कोई मुझे भूल भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहती हूँ कि वो पेंटिंग तुम अपने साथ ले जाना और हमेशा मुझे याद रखना। उसके बाद मिस सेकी चली गई थी। काफका खड़ा हुआ था और वापस चल दिया था। रास्ते में चलते चलते उसके कदम रुक गए थे। वो 15 साल वाली मिस सेकी, अब वो शाम को आएगी तो उसे वहाँ काफका नहीं मिलेगा। शाम तक रुक जाता, पर मिस सेकी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि तुम्हें अभी जाना होगा, रात को ये एंट्रेंस बंद हो जाएगा। काफका उठकर भाग दिया था। वो सोल्जर्स से मिले थे। उन्होंने कहा था क्या हुआ, वापस आ रहे हो? जाओ, वो दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। काफका भागता हुआ आगे की तरफ आ रहा था। उसे उसका सामान, उसका बैग, वो कंपास, सब कुछ मिल गया था। उसने सामान उठाया था और अब कोई दिक्कत नहीं हुई थी रास्ता मिलने में। वो सीधा उस कमरे पर पहुंच गया था, रात को सो गया था। अगले दिन ओशिमा का भाई काफका को लेने पहुंचा था। उसने कहा था कुछ अर्जेंट है। इधर हशीनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो कमरे के बाहर बैठा हुआ था, तब एक बिल्ली आई थी। उसने कहा था मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ,
आज रात को तुम्हारे घर में एक क्रीचर होगा जिसे तुम्हें मारना है और एंट्रेंस को बंद करना है। अगर वो क्रीचर एंट्रेंस में घुस गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें मिस्टर नगाटा का ये काम पूरा करना होगा। ये कहकर वो बिल्ली चली गई थी। हशीनो इंतजार कर रहा था। आधी रात को नगाटा के मुंह से एक क्रीचर निकल रहा था जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा था, बहुत ही स्लाइमी सा था। उसे मारने की हशीनो बहुत कोशिश कर रहा था। उसे चाकू से काटता तो वो फिर जुड़ जाता, उसे हथौड़ी से मारता तो वो फिर एक जैसा हो जाता। वो उसे मार ही नहीं पा रहा था, वो क्रीचर जो कि उस एंट्रेंस स्टोन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब हशीनो ने एंट्रेंस स्टोन को उठाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी हो चुका था। समय आ चुका है एंट्रेंस को बंद करने का। बहुत जोर लगाकर बहुत मुश्किल से हशीनो ने उस पत्थर को उठाया था, फ्लिप कर दिया था। वो क्रीचर दूसरी तरफ भागने लगा था। अब वो आराम से चाकू से कट गया था। उसके टुकड़े टुकड़े हशीनो ने कर दिए थे, एक पॉलिथीन में भर दिया था और अब हशीनो को यहाँ से जाना होगा। उसने नगाटा को कहा था, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। अब जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मैं सोचूंगा अगर मिस्टर नगाटा होते तो वो क्या करते। पर अब मुझे जाना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा ताकि वो आपकी बॉडी को सही जगह पर पहुँचा दे। उसने बाहर आकर एंट्रेंस स्टोन को कहा था, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें श्राइन तक पहुँचाना चाहिए पर मुझे याद ही नहीं है कि मैं तुम्हें कौन सी श्राइन से लाया था, इसलिए तुम्हें यहीं छोड़कर मैं जा रहा हूँ। हशीनो ने अपना सामान लिया था, पॉलिथीन में वो क्रीचर डाल लिया था कि उसे जला देगा और वहां से चला गया था। इधर काफका लाइब्रेरी पहुंचा था तब ओशिमा ने बताया था कि मिस सेकी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बैठ गया था। ओशिमा ने कहा था, मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है तुम पहले से जानते थे। काफका ने कहा था, हाँ। ओशिमा ने कहा, अब क्या करोगे? अब मैं वापस टोक्यो जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, पुलिस को बताऊंगा और अपनी जिंदगी को एक बार फिर शुरू करूंगा। ओशिमा ने वो पेंटिंग काफका ऑन द शोर काफका को दे दी थी। कहा था मिसेकी यही चाहती थी और अगर जिंदगी में कभी भी वापस आना चाहो तो ये लाइब्रेरी और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। काफका वहां से चला गया था और उसने रेलवे स्टेशन से सकूरा को फोन किया था। सकूरा उसकी आवाज सुनकर खुश हो गई थी। सकूरा ने कहा था, तुम मेरे सपने में आए थे, बहुत बुरा सपना था। काफका ने कहा, सपने में तो तुम भी आई थी। मैं वापस टोक्यो जा रहा हूँ, स्कूल जाऊंगा। क्या तुम आओगी टोक्यो? सकूरा ने कहा था, हाँ, मैं 1-2 महीने के बाद टोक्यो आने वाली हूँ और तब मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। काफका ट्रेन में बैठ गया था, आंखों से आंसू बह गए थे। तब क्रो ने कहा था, तुम दुनिया के सबसे टफेस्ट 15 साल के लड़के हो, टफेस्ट 15 ईयर ओल्ड इन द वर्ल्ड। जी हाँ, कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको कहानी? काफका तो वापस अपने घर की तरफ चल दिया है और अब मुझे भी जाना होगा। दीजिए इजाजत, लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो। बताइए कि आपको कैसी लगी ये नॉवल, क्या चीजें आपको इस नॉवल में बहुत पसंद आई और क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज हुए। जी हाँ, इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले साल मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग नॉवल के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।